सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम जब चौसर को डिस्कस कर रहे थे तो हमने चौसर की उस टेक्निक के बारे में जाना जिसमें वो रीडर जो है उसको एक ऐसी फ्रीडम देते हैं जिसमें वो खुद इंटरप्रेट कर सकें टेक्स्ट को अपने हिसाब से। उनने कैसे एक टेक्स्ट जो है उसमें एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं रखी। उन्होंने टेक्स्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन जो है रीडर तक रखी कि वो कैसे इसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो ये रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई वाली टेक्निक को यूज़ करते हुए वो कैसे मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करेगा, कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकग्नाइज करेगा, कैसे फिर इस चीज़ को रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई करेगा कि उनके इर्द गिर्द ना सिर्फ जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद को कैसे देख रहे हैं बल्कि इस चीज़ को भी कि बाकी लोग उन कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं उस स्टोरी में। ठीक, एंड ये भी कि कैसे स्टोरी जो है वो कैसे अनफोल्ड होती है, कैसे डेवलप होती है उन कैरेक्टर्स के अराउंड। ठीक है, एंड इसी रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई वाली टेक्निक को यूज़ करते हुए कैसे जो रीडर है वो उस आयरॉनिक गैप को ढूंढ सकता है जिससे जो है कैरेक्टर्स खुद के बारे में जो है कैसा महसूस करते हैं एंड बाकी लोग, नॉट जस्ट वो बट बाकी लोग भी जो हैं स्टोरी में वो उन कैरेक्टर्स के बारे में कैसा फील करते हैं। तो ये काइंड ऑफ ना एक लाइवली प्रेजेंटेशन बन जाती है अपने आप में। तो हमने अपना लास्ट लेक्चर यहीं पे ख़त्म किया था। सो अब जो है हम फर्दर चौसर को आगे डिस्कस करते हैं इसमें अपने आज के लेक्चर में। तो मैंने कहा था पिछली इसमें कि लेक्चर में कि चौसर के बारे में हम कैंटरबरी टेल्स जब वो लिखता है उसके 3 इंपॉर्टेंट सवाल हम देखते हैं। वो ये है कि सबसे पहला कि उसने कैंटरबरी टेल्स के लिए उसने क्या बोलते हैं इसको, अप्रैल को ही क्यों चुना, एंड जो साउथ वॉक वाली जगह है उसी को क्यों चुना। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे आखिरी वाला सवाल है वो ये है कि इसने अप्रैल को ही क्यों चुना। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि वहाँ पे मतलब सेक्युलर एंड मॉरल जो ये क्या है, जो भी डिफरेंसेस है उनको एक साथ आता है। एक जो सेक्युलर एंड रिलीजियस सेंस होती है वहाँ पे, इसीलिए जो चौसर ने उससे कैंटरबरी को एज ए डेस्टिनेशन वहाँ पे चुना। ठीक है, एंड साउथ वॉक या टाबार्डिन जो है उसने उसको वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट चुना। एंड अब इस सवाल की तरफ आते हैं, जो आखिरी सवाल है कि उनने अप्रैल को ही क्यों चुना चुना यहाँ पे। ठीक, अब जो अप्रैल है ना वो एक ऐसा महीना है जो बारिश के साथ साथ नई फर्टिलिटी भी लेकर आता है। ठीक है, बिकॉज हम जानते हैं विंटर जो है वो एंड हो गया होता है एंड जिसकी वजह से फिर जो लैंड है उसमें एक नई फर्टिलिटी पैदा होती है। ठीक है, पौधे उगाने के लिए नई जान आती है। हम देखते हैं कि नए नए फूल उगते हैं, पेड़ उगते हैं, वो लाइफ जो होती है वो वापस आ रही होती है, उसकी एक फीलिंग हमको आती है। ठीक है, तो ये अप्रैल जो है वो अपनी बारिश जो होती है अप्रैल में, नई नई जो ताज़ी बारिश होती है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है वैसे। तो वो कैसे एक नई जान भर देती है ज़मीन में। ठीक है, एक नई फर्टिलिटी भर देती है। तो उस वजह से क्या होता है, हमको एक रीअवेकनिंग की फीलिंग आती है, जैसे कि ज़मीन जो है जो नेचर है पूरा का पूरा वो एक बहुत गहरी नींद से जागा है। ठीक है, अब उसमें वापस फिर से वो जान अंदर आ रही है, एक नई रीबर्थ। ठीक है, अर्थ की होती है। और विंटर की जो थकान जो हुई होती है ना अभी तक, जो भी अर्थ जो भी बर्डन हो गई होती है उस सारे ड्राई विंटर से जिसकी वजह से मतलब लाइफलेसनेस वगैरह होती है, तो वो सब दूर होती हुई हमको उस चीज़ की फीलिंग आती है। ठीक है, तो ये सब क्रिस्टल पिलग्रिमेज के साथ मिलकर एक ऑलमोस्ट पेगन वाली फीलिंग आती है, एक पेगन स्पिरिचुअल रिचुअल की। तो जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कि जो डार्क एजेस का लिटरेचर है ना, उसमें जो भी लिटरेचर लिखा गया है ये हमको इन्हीं पेगन स्पिरिचुअल रिचुअल्स की हमको बहुत सारी फीलिंग आएगी, जर्नीज वगैरह की। ये वहाँ से डार्क एजेस से लेकर अनटिल अप टू बराबर 20th सेंचुरी वेस्टलैंड राइटिंग। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको टी एस इलियट की जो पोइम है ना वेस्टलैंड, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। वेस्टलैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 20th सेंचुरी में था ना ड्यू टू विक्टोरियन डिलेमा, यानी कि साइंस एंड रिलीजन, उस सब में जो जंग छिड़ गई थी कि हर कोई इंसान पागल हो चुका था, केओस कन्फ्यूजन आ गया था मतलब अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी बिकॉज साइंस ने इतना ग्रो कर लिया था ना कि अब वो रिलीजन को भी क्वेश्चन करने लगा था अभी तक। बिकॉज होता क्या था,
रिलीजन एंड साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं अलग रखा जाता। अब जब साइंस ने इतना ज़्यादा एडवांस किया ना, तो मतलब लोग अब जब रिलीजन को भी क्वेश्चन करने लग गए, तो लोगों का जो ना वो इतना आपस में कंटेस्ट करने लग गया रिलीजन एंड साइंस का, ये कि उससे लोगों की फेथ ही शैटर हो गई। जिस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गॉड का है, हर कोई यही सवाल पूछने लग गया। अब अगर साइंस बोल रहा है कि जो जो चीज़ सामने है, जो चीज़ को तुम टच कर सकते हो वही सही है, ठीक है। अब जब गॉड मतलब लोग फिर पूछने लगे, हाँ फिर साइंस अगर सब कुछ प्रूव कर रहा है तो गॉड को प्रूव करके दिखाओ कहाँ है। अब गॉड प्रूव नहीं होगा ना ऐसे साइंस से, तो वो नहीं हो रहा है, तो लोग परेशान हो गए, डिलेमा में आ गए ना कि यार गॉड तो प्रूव ही नहीं, हम तो इतना मान रहे थे गॉड गॉड गॉड, अब तो गॉड ही नहीं प्रूव हो रहा है। तो आ गया ना एक रिफ्ट आ गया इस वजह से, तो लोग परेशान हो गए तब तक उस सब की वजह से। तो जो ये जंग छिड़ गई थी ना साइंस एंड रिलीजन के बीच में, तो हर इंसान इसकी वजह से पागल हो चुका था, केओस आ गया था, कन्फ्यूजन आ गया था। तो हर कोई इंसान जो है यही सवाल पूछे जा रहा था कि अब क्या होगा, कोई तो रास्ता निकलना चाहिए इस सब मैडनेस से। इसीलिए वेस्टलैंड राइटिंग जो है वो सब इमेजेस को डिस्क्राइब करता है, उन सब वर्क्स होते हैं उसमें जो तब लिखे गए थे, जिसमें हमें एक होप फैक्टर देखने को मिलती है कि हम, बिकॉज अब इतना सब कियोस में आ गया होता है इंसान के, तो वो वेस्टलैंड इमेजेस जो सारी दिखाई होती है ना वो सारी कियोस की, लेकिन कियोस में लिखते लिखते इंसान को ये एक इमेज भी दिखाई जाती है कि नहीं, होप फॉर गुड, होप फॉर गुड। अगर अभी इस सारे केओस में, अभी अगर इस सब ट्रिविया में अभी हम फंसे, अभी अगर इस सब में हम फंसे हुए हैं, तो हमें अच्छी की भी उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है, अच्छा भी होगा आगे। तो हमें ये होप फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो इसी सेम वे में अप्रैल भी जो है हमें एक लैंड, एक किंगडम का आइडिया देता है जो रीबर्थ का वेट कर रहा होता है। और फिर यही मंथ, और इस मंथ में लोग जो हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट द मंथ इटसेल्फ, ठीक है, शुक्र अदा करते हैं टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स रिलीजन की, इस नई जिंदगी के लिए जो विंटर के बाद देखने को मिली। तो काइंड ऑफ वही वेस्टलैंड वाली फीलिंग कि जो विंटर है उसको वेस्टलैंड के साथ कंपेयर किया गया कि एकदम वो डेड फीलिंग, एग्जॉस्टेड फीलिंग। तो उसके बाद एक रीबर्थ का आना, एक रीअवेकनिंग का आना, एक होप का आना होता है, ठीक है, एक लाइट का आना होता है एट द एंड ऑफ द टनल, ठीक है। तो जो इसी तरीके से अप्रैल भी उसी तरीके से एक्ट करता है कि दैट्स द रीज़न कि चौसर ने इसलिए अप्रैल को चुना, बिकॉज उसने उस वहाँ पे उसने वही होप देखी कि वो होप वहाँ पे हमको मिलती है, ठीक है, जो विंटर के बाद हमें देखने को मिलती है। यही रीबर्थ हमें एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का आइडिया देती है जो हमें इंस्पायर करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए कैंटरबरी टेल्स का सिर्फ जो है कुछ लोगों की नहीं कहानियाँ हैं, बट ये जो इन कहानियों में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ उन लोगों की लाइफ में और बाकी लोगों की लाइफ में, उस वक्त की सोसाइटी में। तो इट्स नॉट लाइक कि बस कुछ लोगों की कहानियां हैं जो जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, बट उस टाइम पे क्या हो रहा है, मतलब उस सोसाइटी में क्या हो रहा है। बिकॉज हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कहा था कि चौसर ने जो है हियर एंड नाउ वाली टेक्निक यूज़ की, इंग्लैंड की, लंदन वाले एरिया की, उस टाइम की यूरोप की सोसाइटी की। तो वो सारे को इन टोटलिटी में लेना, कैंटरबरी हमें सिर्फ ये नहीं दिखाता है कि इन कैरेक्टर्स की स्टोरी क्या है, वो हमें एक ओवरऑल क्या बोलते हैं इसको, इमेज देता है। जिस तरीके मैंने कहा कि टाबार्डिन सिटी को तो रिप्रेजेंट करता है, बट सिर्फ वो सिटी उस सेंस में नहीं रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे सारे आए हैं, बट उसमें ये भी दिखा रहा है कि मतलब कैसे वो सिटी सबको एज अ हॉस्टल एक्ट करती है। उसमें कैसे डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं, कैसे डिफरेंट रीजन्स के लोग उसमें बैठने आते हैं, काम करने आते हैं, फूड शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं, साथ रहते हैं स्ट्रगल के लिए। तो वो उस हिसाब से, तो इसका फ्रेमवर्क जो है ना, जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं कंट्रोवर्सी डिटेल्स का। बिकॉज हमको लगेगा कि हाँ चलो इसने सीधे, ये तो पुराने ज़माने की कहानी है तो अब इसने सीधे स्टोरीज ही बोली होंगी, इसमें क्या आती है, ये उसी हर कोई अपनी अपनी स्टोरी बोलता है, तो इसका फ्रेमवर्क कुछ सिंपल होगा। बट इतना फ्रेमवर्क इसका इतना ईजी भी नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। ये पॉइंट सभी लिटरेरी, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, सोशल और मॉरल कंसर्न जो है ना उन सब को एब्जॉर्ब करती है। अब मैंने जिस तरीके से कहा, बिकॉज अब अगर इसने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे इंग्लैंड एंड यूरोप की सारी सोसाइटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन को लिया है, तो सीधी सी बात में है इसमें सारे वो हिस्टोरिकल, रिलीजियस, लिटरेरी, सोशल और मॉरल कंसर्न्स तो आएंगे ही आएंगे ना, ये उस सब को एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर, तभी तो जाके इतना ग्रेट वर्क बनता है। और ये क्या बोलते हैं उसको,
हमें वो एक वाइडर, एक ब्रॉडर इमेज दे पाती है उस टाइम की सोसाइटी की। ठीक है, तो ना ही ये उन सारी थीम्स को, यानी कि लिटरेरी, हिस्टोरिकल, रिलीजियस, सोशल और मॉरल जो भी कंसर्न्स होते हैं, ना ही उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, बट उनको लेके हुए ट्रांसेंड भी करती है, यानी वो तमाम बाउंड्री जो बाउंड्रीज होती हैं उनको क्रॉस कर जाती है। तो जिससे होता ये है कि हमें ना सिर्फ इंग्लैंड, ना सिर्फ यूरोप, ठीक है, बल्कि उस टाइम की जो एक वर्ल्ड की इमेज होती है ना, अब देखो टाबार्डिन जो है वो एक्ट कर रही है एज ए हॉस्टल सभी लोगों के लिए। दैट मीन्स वहाँ सिर्फ इंग्लैंड से लोग नहीं आएंगे, वहाँ सिर्फ यूरोप से लोग नहीं आएंगे। अगर क्रिश्चियन पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, दैट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड से आएंगे, बिकॉज क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा रिलीजन है, सारी दुनिया से लोग आएंगे वहाँ कैंटरबरी को विजिट करने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता है कि सेम वे में ये पोइम भी जो है ना एक बहुत बड़ा व्यू देती है हमें लेट 14th सेंचुरी वर्ल्ड का और इसके लोगों का। ठीक है, तो इसमें जिन लोगों की बात की जाती है ना, तो वो जिन जगहों के बारे में डिस्कस किया जाता है, वो एक एम्बलम बनती है, एक सिंबल बनती है उस पीरियड के टेक्स्ट को जब हम देखें ना, जो उस पीरियड में जो सिचुएशन होगी उसका एक सिंबल बनती है। और ये जो टेक्स्ट है ना, अपने आप में ही उस वक्त के बारे में एक इमेज बन जाती है कि हाँ, ये हमें दिखाता है कि उस टाइप का सेटअप क्या होगा सोसाइटी का, पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी का क्या सेटअप होगा, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, लेट 14th सेंचुरी में लोग कैसे हैं। तो वो सभी चीज़ें हमें दिखाती है ये पोइम। तो इसलिए ये अपने आप में एक इमेज बन जाती है उस मोमेंट ऑफ टाइम, उस सेंचुरी की या उस पीरियड की। तो क्रिटिक्स की जहाँ तक बात करें तो वो अभी भी इस बात पर डिवाइडेड है कि चौसर जो है ना, उसने किस हद तक अपने कैरेक्टर्स को आयरॉनिकली या सीरियसली ट्रीट किया है। तो अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें, तो हाल ही में एक ट्रेंड जो आया था, इसको क्रिटिसाइज करने, जो क्रिटिक्स ने एक ट्रेंड चलाया था, उसको देखते हुए हमें ये सजेशन मिला कि चौसर जो है ना, चौसर की जो आयरनी रीडर को इस बात की परमिशन देती है कि जो नाइट है जिसके बारे में कहा जाता है अब देखो अभी तक जैसे मैंने कहा था कि अभी तक बिकॉज जो कोर्टली लव आइडियल्स वगैरह, ठीक है, जो शिवल्रिक आइडियल्स थे, तो उसमें नाइट को कैसा दिखाया जाता कि वो एडवेंचर पे जाता था, उसकी एक स्टोरी होती थी, फिर हर कोई उसको गाइड एज अ मॉरल कंपस समझता था। अब यहाँ पे चौसर ने क्या किया, उसने एक ऐसी आयरनी खड़ा की जिसमें रीडर जो है उसको इस बात की परमिशन दे दी जा, चौसर इस बात की परमिशन दे देता है कि जो नाइट है जिसके बारे में कहा जाता है ना, ए वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, उसे एक ट्रू मॉडल समझा जाता है कोर्टली परफेक्शन का, उसे ऐसा ना समझा जाए। ठीक है, जैसा कि हमें ऊपर वाले वर्ड से दिखता है ना कि ए वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, दैट मीन्स एकदम वो एक परफेक्ट मॉरल कंपास, एक परफेक्ट सोशल कंपास की जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि कोर्टली आइडियल्स ये होते थे कि मतलब वो एक नाइट जो है ना इन द शाइनिंग आर्मर, उसको बिल्कुल समझा जाता था कि ही इज़ अ बीकन ऑफ कोर्टली आइडियल्स। तो उसी को देख के बाकी लोगों को चलना है, बाकी लोग जब उसको देख के चलेंगे तो ही सही में उन्होंने ग्रो कर पाएंगे, वो सही में उनको रेस्पेक्ट मिलेगी। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि चौसर उस तरीके की फ्रीडम देते हैं इंडिविजुअल को कि ये नाइट जो है ना उसको नहीं वो आइडियल समझा जाए। तो ये जो ऊपर की लाइंस है ना, वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट, तो ये उस नाइट के साथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि वो जो नाइट है उसको ऐसा देखा जाए कि एज ए मर्सनरी सोल्जर। दैट मीन्स मर्सनरी सोल्जर वो सोल्जर होता है जो पैसों के लिए काम करता है, जिसका कोई ज़मीर वमीर नहीं होता है। ठीक है, उस वो ऐसा मान को जो पैसों के लिए खुद को बेच देता है, वो किसी को भी मार देगा, उसके कोई आइडियल्स नहीं होते। ठीक है, उसकी कोई रेस्पेक्ट, अपने अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, उसको पैसा दे दो वो किसी को भी मार देगा। तो ये कहता है यहाँ पे चौसर ने एक उस हिसाब से विंडो खोली कि दैट मीन्स कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ कि जो ये नाइट है यहाँ पे, तो इसका कोई वो उसको ऐसा मत समझो कि वो हाईली प्रिंसिपल्ड कोई इंसान है, उसके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो एज गुड एज ए मर्सनरी सोल्जर है, जिसको जो पैसे दे देगा वो किसी को भी मार देगा उस चीज़ के पैसों के लिए। उसका कोई ना ज़मीर होता है, ना उसके अंदर कोई इंसाफ होता है, ना लोगों के लिए कोई प्यार होता है। ठीक है, इस टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन या रीडिंग जो है ना, जिसमें नाइट हमेशा लूजिंग साइड पर रहता है, जिसकी वजह से वो एक आउट ऑफ डेट हीरो बन जाता है, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें उसकी बेइज्जती होती रहती है नाइट की इस इंटरप्रिटेशन में। अभी तक हम देख रहे थे कि नाइट्स जो है उनको बहुत एक शिवल्रिक काइंड ऑफ
और एक रेस्पेक्टेड पर्सन माना जाता था। अब जब चौसर ने ये मीनिंग दे दी तो उससे सीधी सी बात है स्टोरी पूरी की पूरी टर्न ही हो गई, तो इंटरप्रिटेशन पूरी की पूरी टर्न हो गई। तो अब नाइट्स को वो दर्जा नहीं दिया गया जो अभी तक मतलब उनको दर्जा दिया जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसी भी बात अब करें हम, जो भी बात हो, जैसा भी केस हो, उसकी स्टोरी कैंटरबरी टेल्स में एक ओल्ड फैशन फिलोसफिकल स्टोरी दिखाई गई है अबाउट राइवलरी इन लव, जिसकी सेटिंग क्लासिकल ग्रीस में है, ठीक है। तो अब जो भी केस हो, जैसी भी इंटरप्रिटेशन हम ले, स्टिल जो नाइट की जो स्टोरी है इन कैंटरबरी टेल्स, चौसर उसको दिखाता है एज अ शिवलरिक लव ट्रेडिशन वाली स्टोरी है, ठीक है, जिसमें लाइक राइवलरी दिखाई गई है इन लव, जिसकी सेटिंग जो है क्लासिकल ग्रीस में है। अब ऐसी ही एक और जेंटल आयरनी हमें नान जो होती है, एक प्रायरेस होती हैं, ठीक है, जिनका नाम मैडम एग्लेंटीन होता है, तो उनके केस में देखने को मिलती है। तो वो एक बड़ी सेंशुअल वुमेन होती है जो दुनिया सेंसेस के प्लेजर को बहुत एंजॉय करती है। अब देखो ये बड़ा एक आयरॉनिकल सा चीज़ इसमें भी है कि बिकॉज नन जो है उसको एज अ रिलीजियस बीकन माना जाता है, राइट, उसको माना जाता है सिंबल ऑफ रिलीजन। तो जब भी कोई कन्फेशन होता है या कुछ होता है तो हमेशा हम फादर्स के पास जाते हैं, वहाँ पे जो नान होती है वहाँ, नान मीन्स प्योरिटी, बिकॉज उनका एक बड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियल होता है वहाँ पे कि वो दे आर वेरी पायस, नान्स आर वेरी पायस, वो सेलिबसी की ओथ लेती हैं, दैट मीन्स दे विल नेवर गेट इनटू फिजिकल कांटेक्ट, दे विल नेवर गेट इनटू सेंसुअल प्लेजर, राइट। अब ये अपने आप में आयरनी यहाँ पे है कि चौसर हमें दिखा रहा है कि नन जो है, प्रायरस जो है वहाँ पे, वो बड़ी सेंसुअल वुमेन है, ठीक है ना, वो दुनिया को और सेंसेस के जो प्लेजर्स हैं उनको बहुत एंजॉय करती है। तो उनके रिस्ट पे जो है ना एक ब्रेसलेट होता है जिसमें एक क्रॉस होने के बजाय एक ब्रोच होता है जिसपे एक मोटो लिखा होता है लेटिन में, लव कनकर्स ऑल। आप देखो ये चीज़, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट नोटिस करो, अदरवाइज नान के पहले तो ब्रेसलेट ब्रेसलेट इज वेरी लैविश थिंग। उस टाइम पे ब्रेसलेट पहना, तब तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, अब ब्रेसलेट का पहनना, चलो अब नान ने पहना ब्रेसलेट, हम कहेंगे चलो इस चीज़ पे उसको जज नहीं करेंगे, बट ब्रेसलेट में जो क्रॉस जो होता है उसकी जगह एक कह सकते हैं हम, एक स्टोन लगा होता है, ठीक है, एक ब्रोच लगा होता है, ब्रोच भी लगाया है, तो ये भी देखो कितना खर्चा काइंड ऑफ सेंस वो सब हो रहा है। तो उसमें लिखा क्या है, कुछ रिलीजियस नहीं लिखा है उस पर, उसने लिखा है लव कनकर्स ऑल। अब देखो इसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी ले सकते हो, बिकॉज चौसर ने हम तक रखा है, जो मुझे एक हिसाब से ये भी लगता है कि उसने लव कनकर्स ऑल शायद इस वजह से भी रखा होगा, कीपिंग अपार्ट कि वो उसको सेंसुअल फीलिंग वगैरह उस सब की तरफ है, कीपिंग अपार्ट कि मे बी उसने इस वजह से भी लव कनकर्स ऑल रखा होगा कि हमें हर किसी की तरफ जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, छोटे हो बड़े हो, रिलीजन इज लैंग्वेज ऑफ लव, राइट, तो उस हिसाब से भी हो सकता है, बट मोस्टली इसको ये क्या कहते हैं, इसी हिसाब से माना जाता है। बट ये मेरी इंटरप्रिटेशन भी है कि हो सकता है उसने उस हिसाब से भी रखा हो, काइंड ऑफ उसको डेरोगेटरी नहीं हम ले नान के बारे में कि उसने अब वहाँ पे लाव कनकर्जा लिखा है तो शायद वो सेंसिबल ही है बस, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, इसको इस हिसाब से भी, अब चूंकि चौसर ने अगर इंटरप्रिटेशन हम तक रखी है तो ये हमारे तक है ना, हम कैसे पढ़ें। तो मेरी इंटरप्रिटेशन में मुझे लगता है कि ज़्यादा इसको डेरोगेटरी भी नहीं लेना चाहिए टुवर्ड्स दैट वूमेन, मे बी उसने शायद लव कनकर्जा जो है उस हिसाब से भी रखा होगा कि जो प्यार है वो मोहब्बत जो है वो रिलीजन की ज़बान है, हमें हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत से आना चाहिए, बच्चे बूढ़े सबके साथ। तो बट कीपिंग इन व्यू उसने किस हिसाब से डिस्क्रिप्शन रखा है वहाँ इसका सेंशुअल वगैरह, तो उसका दूसरा मीनिंग निकल के आता है जो सेंशुअल मीनिंग होता है, ठीक है। अब जो क्रिटिक्स की नज़र से देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि इस आयरनी को सीरियसली नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये एम्बिगुअस है, ठीक है, कम से कम, और ये जो ये रीडर है ना, ये रीडर तक है, वो इसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहता है। अब जैसे मैंने अभी कहा कि मेरी इंटरप्रिटेशन से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने लव कनकर्जाल इसीलिए रखा है कि बिकॉज उसने एज ए रिलीजियस पर्सन जो है इस चीज़ को सामने रखा है कि हमें हर किसी को प्यार से समझाना चाहिए, ब्लड शेड, वॉर, वायलेंस, इस सब से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप प्यार मोहब्बत से हर किसी को ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली हर कोई आपके साथ खड़ा होगा, तो उस वे में भी हो सकता है। तो इसलिए चौसर ने इसलिए हमको रखा इंटरप्रेट, और ये हमेशा आज के हिसाब से भी नेवर फिक्स टू ओनली वन मीनिंग। अगर मैं भी यहाँ एक मीनिंग यहाँ पढ़ाता हूँ ना, ऑलवेज ट्राई टू सेल्फ स्टडी, और हर बार जब तुम सेल्फ स्टडी करो, हर बार जब आप सेल्फ स्टडी करो ना, तो आप हर बार एक नई मीनिंग ढूंढो, हर बार उस टेक्स्ट में से डिफरेंट मीनिंग्स ढूंढने की कोशिश करो। वो तभी होगा जब आप
उस चीज़ को क्रिटिकली स्टडी कर पाएंगे जब आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे, जब आप टेक्स्ट के बिटवीन द लाइंस देखेंगे, एंड तभी आप स्ट्राइक कर पाएंगे, उन मीनिंग्स को कनेक्ट कर पाएंगे, उन डॉट्स को सोशल वे में, एथिकली, मॉरली, इकोनॉमिकली, हर किसी हिसाब से। बिकॉज एक लिटरेचर स्टूडेंट को वही करना चाहिए, उसको स्टिक नहीं करना चाहिए एक मीनिंग पे कि टेक्स्ट में से क्या निकल के आ रहा है, उसको वो सभी पहलू जो हैं, सभी डॉट्स जो हैं, उनको कनेक्ट करना चाहिए, सभी हिसाब से देखना चाहिए कि अच्छा इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी। ठीक, तो अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये लव कनकर्स ऑल वाला एंड जो नन को सब सामने रखा जाता है, तो जो लव ऑफ क्राइस्ट है ना, बिकॉज एक तरफ से नन तो वो रिलीजियस इंसान है, प्रायरस है, तो लव ऑफ क्राइस्ट और सेंसुअल लव जो है उसको एक साथ लाया गया है। ठीक है, एक बहुत ही विवेशियस, यानी कि एक बहुत ही एनर्जेटिक एंड हैप्पी फीमेल कैरेक्टर में। अब यहाँ पे देखो, ये काइंड ऑफ पॉजिटिव चीज़ भी है कि एक तरफ से